अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं कि जिस तरह ईरानी वफ़द पाकिस्तान पहुंचा तो उनसे बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता थी। हमने कल के प्रोग्राम में आपको बताया कि एक नहीं, दो नहीं, 8 मुआहदे हुए हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ईरान का जो स्टांस है गज़ा और फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए उसको भी सराहा कि मुस्लिम वर्ल्ड में इन्होंने एक हल्का मचाया और यकीनन एक तरह से पुष्पनाही की बेयारो मददगार पड़े हुए गज़ा के फ़लस्तीनियों के हुकूक़ के लिए, जिनकी आज तक भी ऐसा लगता है कि कोई सुनवाई नहीं है। इसके अलावा यकीनन पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन जो काफ़ी अरसे से इल्तवा में पड़ी हुई थी, यकीनन वो उस पर भी कुछ पेशरफ्त हुई है और आगे बढ़कर तिजारत के हजम को बढ़ाने की बात की गई है। बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन द टू स्ट्रॉन्ग करने की बात की गई है। लेकिन जिस तरह के कहा जा रहा था और मैंने शुरू में भी कहा था आपसे कि ये पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिक फ्रंट पे एक बहुत ही कड़ा इम्तिहान होगा, ख़ास तौर पे जबकि दुनिया की सूरत हाल इस वक्त ये है कि ईरान और इज़राइल का टिफ ऑफ चल रहा है। ईरान की वैसे भी जो साख है पूरी दुनिया में अमेरिका के, तो वो हमेशा दहाने पे होता है। और अभी भी ये कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान इन मुआहदों में आगे बढ़ता है तो एक थ्रेट या एक धमकी मौजूद है अमेरिका की तरफ से कि शायद पाकिस्तान पे सैंक्शंस लागू कर दिए जाएंगे। आइए ज़रा इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि क्या इस तरह मुमकिन है और पाकिस्तान अपने मफादात का दिफा कैसे कर सकता है। हाउ कैन वी पुट पाकिस्तान फर्स्ट, जो हमारे लिए बेहतरीन है, और ख़ास तौर पर अपने पड़ोस को, अपने नेबरहुड को, अपनी पोजीशन को हम बदल नहीं सकते। तो कब तक पाकिस्तान के अपने पड़ोसी ममालिक से जो रवाबित हैं उसको डिक्टेट करता रहेगा अमरीका? आइए इस पर गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर साहब। नज़ीर साहब, जो मॉरल हाई ग्राउंड है इस वक्त तरक्की याफ्ता ममालिक का, वो बुरी तरह उसको धचका पहुँचा है, बिलखुसूस जबकि हम देखते हैं कि फ़लस्तीन के हवाले से जो उनका स्टांस है वो बहुत मुख्तलिफ है यूक्रेन से अगर उसका तनाजुर किया जाए। तो अब आप ये बताइए कि जिस तरह पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि अगर ये मुआहदे और ये जो अंडरस्टैंडिंग है ईरान के साथ वो आगे बढ़ती है तो पाकिस्तान पे सैंक्शंस लग सकती हैं, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? अच्छा, सैंक्शन तो पिछले इनकलाब के बाद से ईरान पर भी हैं ना जी। ये कि सिर्फ हम पर लगेंगी या हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे। ईरान पर सैंक्शन रही हैं जी। और ईरान ने इन जो दबाव और जो पाबंदियां हैं इनका मुकाबला किया है। जी। और अब इस वक्त ये सिचुएशन है कि दुनिया की 18वीं बड़ी मईशत ईरान है। कई यूरोपीय मुल्कों से ईरान आगे है। जी। ईरान नीदरलैंड से आगे है, ईरान बेल्जियम से आगे है, इसी तरह से बहुत से और यूरोपीय मुल्कों से कहीं आगे है ईरान। और ईरान दुनिया का सबसे बड़ा मॉल जो है, अब पहले दुबई में होता था जो 1 करोड़ 20 लाख स्क्वायर मीटर पर होता था, लेकिन इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल जो है वो ईरान में है, जो 2 करोड़ 10 लाख स्क्वायर मीटर पर बना हुआ है, और वो मैं खुद देख कर आया हूँ। अच्छा, आपको याद होगा जब हिलरी क्लिंटन साहिबा ने पाकिस्तान का दौरा किया तो एक जो उन्होंने ओपन टाउन हॉल की उसमें मैं भी मौजूद थी और वहाँ पे मौजूद एक शख्स ने उनसे सवाल किया कि जब दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी का कला कमा करने की बात होती है तो अमेरिका ने एक नारा हमेशा से पाकिस्तान के लिए लगाया कि डू मोर। तो उस वक्त अमेरिका को तशबीह दी गई एक ऐसी सास से जो अपनी बहू से कभी खुश नहीं होती। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि जो ये बयान आया है कि अमेरिका पॉसिबली पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगा सकता है, तो ये एक बड़ा उसके साथ ही बयान में उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान के गुज़िश्ता 20 सालों में लीडिंग इन्वेस्टर हैं, तो पाकिस्तान का इक़्तिसादी तौर पे मुस्तहकम होना, तरक्की करना, ये तो हमारे मफाद में भी है। लेकिन हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ईरान और पाकिस्तान की ये मुआहदे आगे बढ़ें, इसमें पॉसिबली सैंक्शंस लग सकती हैं। तो अब ऐसा लगता है कि सास के बजाय नज़ीर साहब रवैया एक पोजेसिव खाविन जैसा अपना लिया है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसा ही है और हमेशा हमारे साथ ऐसा रवैया रहा है। हाँ जी। नहीं, सास भी, नंद भी, खामन भी, सब कुछ अमेरिका बनकर बैठा हुआ है। और हमारे पाकिस्तान के अंदर जो रूलिंग इलीट है उसको सूट करता है, इसलिए कि रूलिंग इलीट का आप हिसाब लगा रहे ना, पाकिस्तान की सर्विसेज में, यानी सिविल सर्विसेज में और जुडिशरी में और बहुत से और इदारों में इतने लोग हैं जिनके पास आज ही आपको लगेगा कि जनाब आधा जो हमारा स्ट्रक्चर है वो अमरीकी या यूरोपीय शहरियत लेकर बैठा हुआ है और वो उनके मफादात के बारे में सोचते हैं।
मुल्क के मफादात के बारे में, अवाम के मफादात के बारे में, हमारे अपने मफादात के बारे में नज़ीर ऐसा साहब, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें राय ये पेश की जाती है कि अमेरिका और ईरान की जो शपकलश है या जो अमेरिका इनके ख़िलाफ़ बयान देता है वो भी एक ज़ाहिरी और सरसरी सतही सूरत हाल है, जबकि अगर इन सैंक्शंस के बाद यानी 1970 से लेके आज तक जब ख़ुमैनी इनकलाब ईरान में आया और आज तक अगर अमेरिका और ईरान के सिर्फ तिजारत के हजम को देखा जाए तो इसमें मुसलसल इंक्रीमेंट ही हुआ है। यानी अमेरिका एक तरफ तो हम पे सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा है, लेकिन उसकी अपनी तिजारती जो रवाबित है ईरान के साथ वो तो मुस्तहकम है, बल्कि बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ये आज बढ़ रहे हैं, बहुत बुरे हालात भी रहे हैं। ईरान को अमेरिका की तरफ से बहुत नाकाबंदी का सामना करना पड़ा है। अमेरिका को ये, आपका क्या ख्याल है कि सद्दाम ने जो एक तवील जंग 8 साल तक मुसलत रखी है, क्या ये मगरब की मर्जी के बगैर या अमेरिका की मर्जी के बगैर चल रही थी? और जिस तरह से इस जंग के अंदर जो ईरान के ऊपर मुसलत की थी, मैंने उन शहरों का नज़ारा देखा है कि जब बिल्कुल नेस्त तो नाबूद कर दिए गए थे। ये सब कुछ हुआ है और ये नहीं है कि उनकी पुष्टपनाही नहीं की, उस वक्त भी उनकी पुष्टपनाही थी इराक को। फिर इराक को एलिमिनेट कर दिया गया, सद्दाम को फांसी पे चढ़ा दिया गया। जो उनके लिए इस्तेमाल होता है उनके साथ बिल्कुल ऐसा भी होता है। लेकिन इनके रवाबित अगर बढ़ रहे हैं तो अमेरिकी ज़रूरत के तहत बढ़ रहे हैं, ये ईरान की ज़रूरत नहीं है। अच्छा चलें, ये तो हो गई तिजारत की बात, लेकिन नज़ीर साहब जो अभी हाल ही में सुर्खियाँ बढ़ रही हैं कि किस तरह ईरान ने इजराइल पे हमला किया और फिर इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की, बल्कि इजराइल की ने ही शुरुआत की थी। उर्दन में मौजूद जो ईरान की एम्बेसी थी उसको निशाना बनाया, जिसके बाद ईरान ने ये कदम उठाया। तो मुझे ये बताइए कि आने वाले दिनों में ये मेरे ख्याल में एक एक हमला करके अब मामला सुलझ गए हैं, क्या पाकिस्तान का कोई सालिसी किरदार भी हो सकता है मामलात को हल करने के लिए, या एक दफ़ा फिर फ़लस्तीन और गज़ा के लोगों को तनहा छोड़ दिया जाएगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि तनहा तो छोड़ दिया गया है ना। हमने जो ज़ुबानी सर्विस है उसके अलावा हमने कौन सी खिदमत अंजाम दी, हमने कौन सा जाकर कुछ शोर मचाया है दुनिया के सामने, हमने दुनिया के बड़े मराकज़ में जाकर कौन सी ऐसी बात की है। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान नहीं बल्कि बाकी जो दुनिया के इस्लामी ममालिक उनने कौन सा करना है। एक OIC की आप मीटिंग नहीं कर सके, यहाँ पर 30,000 से ज़्यादा इंसान, बच्चे, खवातीन, बूढ़े और नौजवान कत्ल कर दिए गए हैं और वहाँ पर जिनोसाइड हो रहा है, लोगों की एक मुसलसल नस्ल कुशी का अमल हो रहा है। लेकिन वहाँ पर तो इस्लामी दुनिया भी खामोश है और बाकी जो दुनिया है उसमें ईरान के अलावा और कौन बात कर रहा है जी। वो तो हम नहीं समझते हैं कि उनके लिए, फ़लस्तीनियों के लिए किसी का दिल धड़कता है। अब तक तो हमने यही साबित किया है कि ठीक है, हम लिप सर्विस करेंगे और हम कहेंगे कि जनाब हम मसूली तौर पर हम जो है सबसे अहम किरदार इस वक्त अगर अरब दुनिया में, अरब पेनिनसुला में, मुस्लिम दुनिया में कोई उठा सकता है वो सऊदी अरब है। नज़ीर साहब, आने वाले दिनों में MBS की भी पाकिस्तान में आमद मुतवक्के है, तो एक दफ़ा फिर पहला सवाल तो यही कि ये पाकिस्तान ईरान, पाकिस्तान सऊदी अरब, ये जो सफ़ारती ताल्लुकात है, बैलेंस है, तवाज़ुन है, ये पाकिस्तान कैसे बरकरार रखेगा? और क्या सऊदी अरब को इरादा रखता है इस मामले को हल करने के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल करने का? मेरे ख्याल में हालात उस तरफ जा रहे हैं जी। आप देख लिया है कि किस तरह से पुतिन अपना किरदार अदा कर रहे हैं, किस तरह से शी जिनपिंग अपना किरदार अदा कर रहे हैं, रूस और चीन के रवाबित किस तरह से हैं, सऊदी अरब से रवाबित बढ़े हैं और सऊदी अरब ने रूस बल्कि जो इनका नाकाबंदी हो गई थी रूस की, उसके बाद सऊदी अरब ने रूस से तेल मंगवाया और बल्कि जो सऊदी अरब खुद तेल से मालामाल मुल्क है उसने रूस का तेल लिया और तेल रिफाइन करके उसने एक्सपोर्ट भी किया है। इस तरह से जो रवाबित हुए हैं ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो रवाबित हुए हैं उसमें भी इन हमारी एशियाई पावर्स का, जिसमें रूस भी शामिल है, चीन भी शामिल है, उसका भी किरदार है। और सऊदी अरब और ईरान एक हद तक अपने करीब हुए हैं, उन्होंने अपने ताल्लुकात बहाल किए हैं। और ये नहीं है कि ये अमेरिका की खुशनुदी को लिया, अमेरिका की खुशनुदी हो ही नहीं सकती है, लेकिन इसलिए अब चूंकि एक महाज वहाँ खुला हुआ है यूक्रेन में और दूसरा महाज यहाँ खोलने की कोशिशें हो रही हैं, तो इस तरह से क्या हम दुनिया को एक बड़ी जंग की तरफ धकेल रहे हैं? क्या अमेरिका की ये ख्वाहिश हो सकती है? मेरा ख्याल नहीं है कि ऐसी ख्वाहिश हो सकती है। अमेरिका को अंदाजा है कि वो यूनिपोलर वर्ल्ड का जो अब तक बादशाही करता रहा है पिछले 30 साल में, वो बरकरार रहेगी, वो नहीं बरकरार रहेगी। और एक गैर जिम्मेदार सुपर पावर साबित हुआ है अमेरिका,
और अमेरिका ने ये साबित किया है कि खुद अपने अवाम के लिए भी एक मुश्किल है, उसका अंजामे कार ये सूरत हाल है कि उसको डोनाल्ड ट्रंप जैसे लीडर्स को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, बल्कि आगे लाना पड़ रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, नज़ीर साहब, इससे पहले कि हम ये सेगमेंट वाइंड अप करें, आपको दिखाते हैं जी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में किस तरह प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट जारी हैं। जैसे आपने ख़ुद कहा कि अमरीकी जो अवाम है उनमें भी ये शऊर बेदार हो रहा है कि अमरीका का जो किरदार पूरी दुनिया में रहा है उसकी वजह से पूरी दुनिया के लोग अमरीका और अमरीकी रियासत से नफ़रत में भी एक ये जो आप कहते हैं ना कि नॉर्मली एक ये हेट मॉन्गरिंग क्यों होती है अमेरिका के ख़िलाफ़, तो फिर अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है। और अब वहाँ पे जो बाशऊर स्टूडेंट्स हैं वो यकीनन इस बात पे सवाल उठाते हैं कि क्या किरदार अदा करता है, कहाँ कहाँ इंसानी हुकूक को सल्ब किया जा रहा है। तो बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। आपको ये वायरल स्टोरी दिखाते हैं। इस वक्त कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एपी सेंटर बना हुआ है फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाने का। कुछ झलकियाँ आपको इसकी दिखाते हैं, और ना सिर्फ फ़लस्तीन के हवाले से बल्कि यहाँ पे जो नारेबाजी हुई है, जो एहतजाज हुआ है, उसमें कश्मीर के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। जी जनाब, तो आपने देखा कि ये पुरजोश स्टूडेंट्स एक दुनिया में इक्विटेबल दुनिया की बात करते हैं और ख़ास तौर पे अमन की। यानी एक तरफ आप देखें कि पूरा बैंकारी का निज़ाम, जितने स्टार्टअप्स हैं वो इक्वलाइज़र की बात कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रास्ता मिल सके तरक्की करने का, अपने हालात को बेहतर के लिए तब्दील करने का, एक इंसाफ पसंद माशरा कायम करने का। लेकिन जहाँ जहाँ दुनिया में नाइंसाफ़ी हो रही है, जुल्म हो रहा है, बर्बरियत जारी है, उसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाना ज़रूरी है। उम्मीद यही नौजवान नस्ल से है, आने वाली नस्ल से है कि वो बेहतर क़ायदाना सलाहियतों का मुज़ाहरा करते हुए इंशाअल्लाह इन मसाइल को हल करेगी। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक।